हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे कि जो केमिकल रिएक्शन में एरो होते हैं उनका क्या सेंस है और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट कीज या सिंबल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस, एरो या सिंबल्स या बॉन्ड्स, नेम और इनका यूज़ क्या होगा। फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स, ये एरो जो दोनों डायरेक्शंस में है ये रिवर्सिबल एरो कहलाता है। रिवर्सिबल एरो, और इसका यूज जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी, उस एरो को हम रिवर्सिबल एरो कहते हैं। और उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हाफ हेडेड भी आप हाफ हेडेड एरो और फुल हेडेड एरो भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द रिवर्सिबल एरो। और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है, यानी जो रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में होंगी, यानी जिसमें के जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दोनों डायरेक्शंस में, दोनों में इस इक्विलिब्रियम बना रहता है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है। तो दिस इज द रिवर्सिबल एरो। नेक्स्ट एरो जो है ये आपका इरिवर्सिबल एरो कहलाता है। इरिवर्सिबल एरो, और इसका यूज जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी जो रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में होंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होंगी, यानी जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो उस टाइप के रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, और उसको हम जिस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वो इरिवर्सिबल एरो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है, दिस इज द कर्व्ड एरो। कर्व एरो, ये कर्व एरो है जो क्या इंडिकेट करता है, मोमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है मोमेंट अगर होगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोमेंट होगा तो उसको हम कर्व एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द कर्व्ड एरो, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट हो रहा है, और ये जो इंडिकेट करता है ये आपके दो इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट को इंडिकेट करता है। और इसका जो यूज है वो आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन जो होता है उसमें भी इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हेटेरोलिसिस, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, या मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो कर्व्ड एरो जो है वो हेटेरोलिटिक रिएक्शंस में, यानी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, या मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम इस एरो को, ये एरो इंडिकेट करता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होगा। नेक्स्ट, दिस इज द फिश हुक एरो। दिस इज द फिश हुक एरो। ये फिश हुक एरो जो है वो इंडिकेट करता है मोमेंट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो है ये एरो इंडिकेट करता है। इसको हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द हाफ हेडेड एरो, एक, और ये फुल हेडेड एरो है।
फुल हेडेड एरो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तब हम इसको जो है फिश हुक एरो कहते हैं, इसको हाफ हेडेड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूज है वो होमोलिसिस यानी कोवेलेंट बॉन्ड का जब होमोलिसिस होगा, जिससे हमको फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे, तब हम इस एरो का यूज करेंगे। तो बहुत ही ध्यान देना है आपको, अगर बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है यानी फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे, तब हम इसको इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बॉन्ड जो है वो हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, तब हम इसको कर्व एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। नेक्स्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस एरो जो कि रिलेशनशिप शो करता है टू रिलेट contributing और resonating structures में। दिस इज द रेजोनेंस एरो। रेजोनेंस एरो रेजोनेंस को जो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेंड्स ब्रोकन वेज बॉन्ड कहलाता है। ब्रोकन वेज बॉन्ड, या इसको हम डैश बॉन्ड भी बोलते हैं, या डाउन स्टीरियो बॉन्ड भी कहलाता है। दूसरा जो बॉन्ड है दिस इज द सॉलिड वेज बॉन्ड, या हम इसको अप स्टीरियो बॉन्ड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स किसी मॉलिक्यूल की अगर हमको 3D इमेज देना है, तो 3D इमेज में हम जो इस बॉन्ड का यूज करते हैं, ये जो बॉन्ड होता है जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, उसकी नजरों से हट करके बनता है, यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। इसका जो यूज है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मीथेन है, तो मीथेन को हम तो ये स्टूडेंट्स मीथेन का 3D स्ट्रक्चर है। अब ये जो बॉन्ड है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, जिसको हम ब्रोकन वेज बॉन्ड या डैश बॉन्ड कहते हैं, या डाउन स्टीरियो बॉन्ड, और दिस इज द ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ये बॉन्ड जो है इसको सॉलिड वेज बॉन्ड बोलते हैं या स्टीरियो बॉन्ड बोलते हैं। ये प्लेन के नीचे होता है और ये प्लेन के ऊपर होता है। तो दिस इज द डैश बॉन्ड, दिस इज द सॉलिड वेज बॉन्ड, और इसका यूज जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में होता है। इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स ये रेट्रो सिंथेटिक बॉन्ड कहलाता है। दिस इज द रेट्रो सिंथेटिक बॉन्ड, और ये जो है जो हमारा टारगेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जो टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसके लिए यूज होता है, टारगेट मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रेट्रो सिंथेटिक बॉन्ड, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से हमको जो मॉलिक्यूल चाहिए, टारगेट मॉलिक्यूल होगा,
उसको हम इस बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द रेट्रोसिंथेटिक बॉन्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम दो एटम्स के बीच में सिंगल लाइन यूज़ करेंगे तो ये इंडिकेट करता है कोवैलेंट बॉन्ड। और आप जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो हम इसको सिंगल लाइन से यूज़ करते हैं। अगर हम फुल हेडेड एरो का यूज़ करें और ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी यहां पर जो है डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन है एक एटम और दो एटम के बीच में। फॉर एग्जांपल ए एटम है और ए के पास एक लोन पेयर है और बी को इस लोन पेयर की ज़रूरत है, तब जो ये बॉन्ड बनेगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दिस इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगल लाइन यूज करेंगे और सिंगल लाइन में हम सेंटर में ये फुल हेडेड एरो दिखाएंगे, दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट आता है। इसको हम इस एरो से यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये फुल हेडेड एरो है और इसके टेल में हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं, ये इंडिकेट करता है डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट में क्या होगा, जो आपका दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल HCl है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा। तो हम इसको इस साइड टाइप से दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट्स, अगर फुल हेडेड एरो अपवर्ड डायरेक्शंस में है, फॉर एग्जांपल कोई गैस मॉलिक्यूल है, CO2 है, तो CO2 मॉलिक्यूल है, उसके साइड से अपवर्ड एरो है, तो ये इंडिकेट करता है गैस। इजेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर डाउनवर्ड एरो है, फॉर एग्जाम्पल AgCl, सिल्वर क्लोराइड के साइड से डाउनवर्ड एरो है, तो ये इंडिकेट करता है PPT को, प्रेसिपिटेट को। तो जब प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है तब हम इसको इस एरो से यूज करते हैं। तो ये एरो जो है इंडिकेट कर रहा है PPT, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT ऑब्टेन होता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है तब PPT ऑब्टेन हो जाता है। तो ये आपका PPT का जो फॉर्मेशन है उसके लिए हम इस एरो का यूज़ करते हैं, और गैसेस के लिए हम इस एरो का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बताया ये एरोज़ के बारे में, अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो एरो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।